Hello everyone and welcome to my channel Knowledge Plethora. Today we are going to start a new series on important judgments which are considered to be the 5 landmark judgments by Supreme Court of India. उनमें से सबसे पहले आज हम लोग बेरूबारी यूनियन केस को डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ में आगे हम लोग और भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जैसे कि केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स आदि जैसे सारे इम्पोर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को देख लेते हैं तो आपको ये जजमेंट कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हें मैंने बहुत डिटेल्ड और एक्यूरेट वे में बनाया है और इसमें मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन करने की कोशिश की है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस केस को बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट लाइक बटन टू इनकरेज मी। ओके, लेट्स स्टार्ट बेरूबारी यूनियन केस 1960। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि 1947 में आया था, उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान के नए प्रांतों का सीमांकन करना था। अब यहाँ पे प्रांतों और सीमांकन, अब इंग्लिश वर्जन, प्रांतों का मतलब हो गया फ्रेंड्स की प्रोविंसेस और सीमांकन मीन्स डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। तो चूंकि ये क्लियर हो चुका था कि आज़ादी के बाद दो मुल्क बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, तो बेरूबारी केस बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पर आधारित है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द टास्क ऑफ डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज वाज असाइंड टू सर रैडक्लिफ। रैडक्लिफ जो कि पेशे से एक लॉयर थे। यहाँ पर एक शब्द आया डिमार्केशन, तो इसका सीधा और सिंपल मतलब एक बॉर्डर या लाइन बनाना जो दो चीज़ों को एक दूसरे से अलग या सेपरेट करती है। अब यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के लिए सर रैडक्लिफ को ही क्यों चुना गया? बहुत लोगों के मन में ये बात आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये डिसाइड किया गया था कि जो टास्क ऑफ डिमार्केशन है उसका काम वो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसे इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी पता ना हो और जो पहले कभी इंडिया आया भी ना हो। और ऐसा इसलिए किया गया सो दैट अनबायस्ड डिमार्केशन हो सके, डिवीज़न हो सके। तो देखिए, जब रैडक्लिफ इंडिया आए और उन्होंने देखा इतने बड़े देश को उन्होंने देखा, तो उनके होश उड़ गया कि इतने बड़े देश पे ये बॉर्डर बनाना आसान बात नहीं होता। लेकिन उनको डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज तो करनी ही थी, सीमा बनाना था, तो वह काफ़ी असमंजस में पड़ गया। बहुत सोचने के बाद फिर उनको एक आइडिया आया कि जितने भी थाना है, थाना मतलब फ्रेंड्स यहाँ वो पुलिस वाला थाना, जितने भी पुलिस थाना है, तो उसको इंडिया और पाकिस्तान में दोनों ओर से उस थाने को बांट दिया जाए और थाने का जो एरिया होगा वही उनका अल्टीमेट बाउंड्री बनेगा। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब यहाँ पे बेरूबारी का नाम कैसे आया? यहाँ पे जब आप गौर करेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमारे प्यारे भारत का ये मैप, यहाँ जिसे हम चिकन स्नेक बोलते हैं, ऊपर में सिक्किम, और ये जो इसके अंदर का एरिया ये देख रहे हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान या फिर कह लीजिए आज का बांग्लादेश। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे ये है सिलीगुड़ी, और जो बेरूबारी है वो एक गांव है बिल्कुल बॉर्डर पे। तो वो बेरूबारी पड़ता है, ये जो जलपाईगुड़ी है, ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बेरूबारी पड़ता है, यहाँ बिल्कुल इस जगह पे। तो
उनका उनको अल्टीमेट बाउंड्री वही बनाया गया, थाना, जो भी थाना था। तो उन्होंने बाउंड्री तो ऐसे मैप पे बाउंड्री बना दिया, लेकिन असल ज़िंदगी में जो उसका प्रभाव पड़ा वो कुछ हटके ही था। मैप का डिज़ाइन और वहाँ साइट पे जा कर के देखना, वो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस को बहुत लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अब बहुत लोग ये बोलते हैं, ये एग्जांपल देते हैं कि हमारा घर तो भाई 2 भागों में बट गया, 2 रूम अलग अलग हो गए, एक भारत में चला गया, एक पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। उसी तरह से बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा तो घर भारत में हो गया, खेत खलिहान जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। पर झटका तो अब लगता जब एक आदमी कहता है कि अरे भैया, सोते तो हैं हम अपने भारत में ही, लेकिन बाथरूम करके उड़ा देते हैं पाकिस्तान को। अब देखिए, नो ऑफेंस, लेकिन देखिए यहाँ पे बात तो बड़ा मजाकिया तरीके में कह गया, लेकिन बहुत इसके पीछे डिटेलिंग को समझिए। उसके कहने का मतलब है कि ऐसा डिवीज़न हो गया कि उसके घर का बाकी हिस्सा इंडिया में पड़ गया और उसका जो बाथरूम वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान एरिया में चला गया। तो ऐसे डिवीज़न के कारण बहुत बहुत उस समय प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब देखिए आगे हम देखेंगे, रैडक्लिफ जो थे वो बेरूबारी तो इंडिया को ही देकर गए थे, बट इस चीज़ को वो रिटर्न में नहीं देकर गए। प्रॉब्लम यही है। और बेरूबारी जो था वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी, 90% वहाँ के लोग मुस्लिम थे। तो अब जो एग्ज़ाम्पल मैं समझाया उसको ज़रा यहाँ देख लीजिए। ये था कुछ, खैर नो ऑफेंस, लेट्स मूव ऑन। अब बस यही बात था कि बेरूबारी जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी था और रैडक्लिफ जो थे वो रिटर्न में नहीं देकर गए कि बेरूबारी इंडिया का पार्ट है। बस अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान इसको एक मुद्दा बना दिया कि बेरूबारी हमारा है। अरे भाई, पाकिस्तान जब इसे लेकर रोना शुरू किया तो बस जिद पकड़ लिया। अब वो मतलब उस वक्त, और देखिए उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि बड़े ही शांति प्रिय छवि के नेता थे, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज शाह नून। अभी आगे इन दोनों का भी डिस्कस करेंगे हम। तो पाकिस्तान जो था वो इल्ज़ाम लगाने लगा कि बेरूबारी पर भारत, हमारा इंडिया, इल्लीगल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। नेहरू जी को बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर। तो नेहरू जी ने कहा कि अब इस मामले का कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए। तब नेहरू नून अग्रीमेंट, जो कि 1958 में साइन हुआ, नेहरू नून अग्रीमेंट, इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए ये नेहरू नून अग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें कि 50-50% करके 50% इंडिया के पास रहा बेरूबारी का और 50% पाकिस्तान को दे दिया गया। अब ये तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम देखिए इसके बाद प्रॉब्लम शुरू होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि अब वेस्ट बंगाल की पब्लिक क्रोधित हो गई, क्योंकि उन्होंने चूज़ किया था इंडिया को एज दियर कंट्री। वो इंडिया के साथ रहना चाहते थे, गुस्सा होना तो जायज़ था। अब ये केस चला गया कोर्ट में, और केस ले जाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे राष्ट्रपति थे उस वक्त के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत नॉलेज थी। कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करने वाले भी वो पहले व्यक्ति थे, ये समझ लीजिए उनको कितना नॉलेज होगा, शामिल थे। उन्होंने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल कर इस केस का सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट से मांगा। अब आर्टिकल 143 क्या? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 143
आप देखेंगे कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे आप गेम ऑफ आर्टिकल्स ही समझिए, शुरू हो गया। गेम ऑफ थ्रोन्स मत समझिएगा, इट्स गेम ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ से क्या होगा कि हम कुछ कुछ आर्टिकल्स के साथ में डील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कैसे इन आर्टिकल्स को यूज़ करती है वो देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल पूछा गया कि बेरूबारी यूनियन को क्या हम दूसरे देश को दे सकते हैं। अब देखिए, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे अभी और आर्टिकल डील करना होगा। जैसे अगला आर्टिकल देख लीजिए आप, आर्टिकल 368, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368। इन शॉर्ट समझिए, ये है कि एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपेल ऑफ एनी प्रोविजन। अब देखिए, बेरूबारी तो जो था वो हमारे नेहरू नून अग्रीमेंट में पहले ही हाफ हाफ कर दिया गया था। अब ऐसे में करती क्या, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो वहाँ पे दो अड़ंगा आ रहा था। अड़ंगा का कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि दो रुकावट में आ रहे थे। एक हमारा प्रियम्बल और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रियम्बल हिंदी वर्जन प्रस्तावना, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसको अभी हम बताएंगे। जनता के द्वारा जो चुना गया वो आएगा वो सवाल अभी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट बोला कि सवाल पूछा गया था कि बेरूबारी यूनियन को क्या हम दूसरे देश को दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप दे सकते हैं, परंतु उससे पहले आप आर्टिकल 368 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए, फिर आप दे सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो इसे बना सकती है, लेकिन हमारे प्रियम्बल में दो रुकावट आते हैं, जो अभी जैसा कि मैंने बताया कि दो रुकावट क्या आ रहे थे, वही प्रस्तावना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेनिटी या संप्रभुता कहते हैं, पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरा सॉवरेनिटी संप्रभुता। तो अब देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में प्रश्न क्या आता है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री क्या जनता को किसी और को या किसी और देश को सौंप दे। कहने का मतलब समझिए कि आपके ही कंट्री का है वो, बेरूबारी इंडिया के साथ गया, तो वहाँ का जनता के लिए पूछा जा रहा है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री क्या जनता को किसी और को या किसी और देश को सौंप दे, ये प्रश्न है। और देखिए, सॉवरेनिटी का यहाँ पे प्रॉब्लम यह आ जाता है संप्रभुता में कि जैसे कि किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं है, तो जिसका हिंदी में मतलब समझिए संप्रभुता, कि संप्रभुता से मतलब यह है कि राज्य की उस शक्ति से जिस कारण राज्य या स्टेट अपनी बाउंड्री के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, यह है संप्रभुता। अब देखिए, आर्टिकल 3 का यहाँ पे थोड़ा सा टच मिलेगा आपको, क्योंकि आर्टिकल 3 जो कहता है वो सुन लीजिए। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट इंडिया में न्यू स्टेट बना सकता है, किसी भी स्टेट को सेपरेट कर सकता है, या फिर दो या दो से अधिक स्टेट को जोड़कर एक न्यू स्टेट बना सकता है। ये आर्टिकल 3। अब देखिए, दो एडवाइस जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा, उन्होंने दो एडवाइस मांगा। उनका दो एडवाइस क्या था कि पहला एडवाइस था क्या कानून बनाकर हम बेरूबारी यूनियन दें या फिर ऐसे ही दे दें, और उनका दूसरा एडवाइस ये था कि अगर ये काम करना ही है तो क्या आर्टिकल 3 यूज़ करके करें या आर्टिकल 368। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आर्टिकल 3 तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि आर्टिकल 3 क्या है। मैं फिर से बता देता हूँ कि आर्टिकल 3 का कहना है कि पार्लियामेंट
इंडिया में न्यू स्टेट बना सकता है, किसी भी स्टेट को सेपरेट करके या फिर दो या दो से अधिक स्टेट को जोड़कर एक न्यू स्टेट बना सकता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसमें कभी भी ये नहीं बोला जा रहा है कि इंडिया स्टेट दूसरे कंट्री को दे सकता है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे तो देख लीजिए आर्टिकल 3 ये कह रहा है, डिसाइड आप करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 368 भी पढ़ लीजिए, 368 देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा, क्योंकि ये केस ही आर्टिकल पे खेल चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई, यही रिप्लाई होगा और यहीं सब कुछ समझ हो जाए, सब क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई आया, पहला रिप्लाई देता है कि 7th शेड्यूल में एंट्री नंबर 14 में लिखा हुआ है कि इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ संघ या समझौता कर सकता है और उसकी देश में और उसको देश में लागू भी कर सकता है। और दूसरा रिप्लाई था, जो कि आप ध्यान देंगे तो समझ आएगा कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ होता है, आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 कहता है कि विदेशी या बाहर के देशों के साथ काम करने के लिए कानून भी बना सकता है। आर्टिकल 245 का सेक्शन 1 देखिए, पार्लियामेंट इंडिया के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। यह आर्टिकल 245 का सेक्शन 1। यहाँ पूरा आर्टिकल का खेल है, ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट बन गया। एक और आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 248, जो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कोई भी कानून बनाने के लिए किसी भी मुद्दे पर जो किसी भी लिस्ट में ना हो, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट हो या फिर स्टेट लिस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लागू कर सकते हैं। अब बस प्रीएम्बल ही था जो बैरियर बन जा रहा था और दूसरा था सॉवरेनिटी। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खेल गया। सुप्रीम कोर्ट प्लेड हेयर एंड सेड, नंबर 1, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, आर्टिकल 3 का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं लिखी नहीं है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट को दूसरे देश को दे सकते। तो अगर आपको नेहरू नून अग्रीमेंट को लागू करना है तो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लीजिए और फिर बस हो गया। 1960 में कॉन्स्टिट्यूशन में 9th अमेंडमेंट किया गया। पेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को सौंपने को लेकर अमेंडमेंट था और फर्स्ट अमेंडमेंट में एक सेंटेंस जोड़ दिया गया कि पेरूबारी का ये हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। अब इतने सारे में घटना चक्र जो है, एक छोटा सा घटना चक्र नोट याद कर लें कि सारे जो घटना जो कांड है वो 1952 में शुरू हुए, 1958 में नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ और 1960 में कॉन्स्टिट्यूशन में 9th अमेंडमेंट किया गया। So friends, let me know your feedback in the comment box below and don't forget to subscribe my channel. Thank you.